हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर एक न्यू एपिसोड कंटिन्यूशन टू द डॉपलर्स इफेक्ट। स्पेशल केसेस लेंगे आज और देखेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था। सो व्हाट इज़ डॉपलर इफेक्ट? हम तो अब तक क्या पता है कि डॉपलर इफेक्ट में ये होता है कि एपरेंट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई देती है, ठीक है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग, कम या ज़्यादा apparent frequency सुनाई देती है when there is relative motion between observer and the source of sound और observer के बीच relative motion हो, यानी दोनों में से कोई एक चल रहा हो या दोनों चल रहे हो, तब ये केस होता है कि आपको डॉपलर इफेक्ट समझ में आता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे अब ये डॉपलर इफेक्ट जो है ये कब नहीं होता। ठीक है, when डॉपलर इफेक्ट कब नहीं होता, तो देखिए ये वाले हैं आपके सामने पॉइंट्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज when the source and the listener both at rest। ऑब्वियसली जब सोर्स और लिसनर दोनों रेस्ट पे होंगे यानी देर इज नो रिलेटिव मोशन, तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड इज व्हेन मीडियम अलोन इज मूविंग, यानी कि ऑब्वियसली ये भी पॉइंट वही है कि दोनों रेस्ट पे है और सिर्फ मीडियम चल रहा है, जैसे कि एयर मीडियम है। और थर्ड पॉइंट इज व्हेन सोर्स एंड लिसनर मूव इन सच अ वे दैट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड एल, यानी कि सोर्स एंड द लिसनर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि सोर्स और लिसनर का रिमेन कांस्टेंट अगर डिस्टेंस रहे, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो, तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो इस वजह से डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड लिसनर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन साउंड वेलोसिटी देन डॉपलर इफेक्ट नॉट सीन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स और लिसनर या तो वो साउंड के इक्वल हो जाए, मतलब v के अगर इक्वल हो जाते हैं तो भी कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं एपरेंट वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। देखिए हमने एपरेंट फ्रीक्वेंसी तो निकाली, बट एपरेंट वेवलेंथ के बारे में देख लेते हैं। एपरेंट वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि एपरेंट वेवलेंथ लैम्डा डैश होगी, इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी डैश अपॉन फ्रीक्वेंसी डैश। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी वेलोसिटी, जो भी आपको एपरेंट वेलोसिटी होगी, या फिर हम इसको बोलेंगे कि रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हमारे निकल जाएगा वेवलेंथ। तो चलिए देखते हैं, कोई एक केस लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास में कल केस था, सबसे पहला केस, चलो देखते हैं। ये केस है सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब आपको पता है कि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, मतलब कौन सी वेलोसिटी जीरो है, वीओ इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, आपको ये 6 केसेस तो बिल्कुल याद कर लेना है, ऐसे रट लेना है आपको उसको। ये 6 केसेस में से ये केस का फॉर्मूला बताइए मुझे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलो मुझे, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सोर्स मूविंग है तो मतलब ये आ जाएगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और ऊपर में क्योंकि वीओ जीरो है तो ऊपर न्यूमरेटर में तो जीरो आएगा वीओ का, तो ये आ जाएगा सिर्फ वी अपॉन वी, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ में सोर्स मूव करते हुए आ रहा है, मतलब सोर्स चल रहा होगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ साउंड की डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ साउंड और सोर्स दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो इसको v, ये हमारे फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पे जो vs है, जनरल फॉर्मूला देखिए आप, जनरल फॉर्मूले से आप यहाँ पे जो vs है उसको प्लस या माइनस लेते हो। प्लस कब लेते हैं, जब वो साउंड की डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे उसको ले लेंगे हम प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास में vs। तो ये हमारे पास में एन डैश की वैल्यू। ओके, देन रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब साउंड वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ v डैश इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, v लिखेंगे इसको, फ्रीक्वेंसी जैसा नहीं लिखेंगे, v डैश इज इक्वल्स टू v वेलोसिटी ऑफ साउंड ओनली। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जीरो है इसलिए इसको v ही लिखा जाएगा। तो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो लैम्डा डैश इक्वल्स टू v डैश अपॉन n डैश। v डैश की वैल्यू बताओ मुझे, v डैश की वैल्यू है v अपॉन n डैश की वैल्यू क्या है, ये है n डैश की वैल्यू, n नॉट v अपॉन v माइनस vs। ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, लैम्डा डैश इक्वल्स टू v अपॉन n नॉट v अपॉन v माइनस vs। ठीक है, बट हमको पता है कि v अपॉन n नॉट की वैल्यू होती है लैम्डा नॉट। कैसे, देखो जरा, लैम्डा डैश इक्वल्स टू v डैश अपॉन n डैश, तो अगर v अपॉन n नॉट कर देंगे तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो ये कितनी आ जाएगी, लैम्डा नॉट, यानी कि एक्चुअल वेवलेंथ आ जाएगी। तो इसको क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे लैम्डा नॉट।
देखो फिर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, और ये चला जाएगा ऊपर v माइनस वी एस डिवाइड बाई v। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एपरेंट वेवलेंथ। तो एपरेंट वेवलेंथ कब आएगी एपरेंट वेवलेंथ, जब सोर्स मूव करने लगेगा तब। ठीक है, सेकंड केस देखो, यहां पे था सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अब मूविंग अवे कर लेते हैं। देखो सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, इसके अंदर भी v नॉट जो है वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ओके फाइन, चलो निकालते हैं एन डैश की वैल्यू। तो एन डैश कितना आ जाएगा, देखो एन नॉट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी v अपॉन v प्लस वी एस, अब v अपॉन v प्लस वी एस आने वाला है। आपको मैंने जो फॉर्मूला लिखा है या तो साइन कन्वेंशन लगाकर देख लो या शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला लगा लो, दोनों से नीचे डिनोमिनेटर में v प्लस वी एस आने वाला है, क्योंकि मूविंग अवे का केस है। ठीक है, तो मूविंग अवे का केस है, v प्लस वी एस आ गया यहाँ पर। इसका थ्योरी पिछले लेक्चर में आप पूरा डिटेल में देख सकते हो कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम होना चाहती है, फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए इसको ज़्यादा होना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो अब इसको मैंने लिख दिया, तो हमारे पास में v डैश की वैल्यू v के बराबर, देयरफॉर लैम्डा डैश इक्वल्स टू v डैश अपॉन एन डैश होता है, यानी कि v अपॉन एन डैश की वैल्यू कितनी है, एन नॉट v अपॉन v प्लस वी एस। ठीक है, तो ये v अपॉन एन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ लिख देता हूँ, लैम्डा नॉट हो जाएगी v अपॉन एन नॉट, और ये ऊपर चला जाएगा v प्लस वी एस अपॉन v। सो दिस इज आवर फॉर्मूला लैम्डा नॉट, यानी कि लैम्डा डैश यानी कि एपरेंट वेवलेंथ, apparent wavelength। चलिए, तो नेक्स्ट केस इज when observer is moving and source is stationary। when observer is moving and source is stationary, पहला केस होता है इसके अंदर में observer moving towards stationary source, यहाँ पे कौन 0 है, vs की वैल्यू 0 है। ठीक है, vs की वैल्यू 0 है, ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स की तरफ। तो एन डैश की वैल्यू मुझे बताइए सबसे पहले, यहाँ पर एन डैश विल बी इक्वल टू एन नॉट v, और क्योंकि वो चल रहा है ऑपोजिट में तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया प्लस v नॉट अपॉन v। आपको ये अगर लिखना समझ नहीं आया तो पिछले लेक्चर का लास्ट 10 मिनट्स भी देख लिया आपने तो काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता चला कि एन डैश इज इक्वल्स टू एन नॉट v प्लस वी ओ अपॉन v। ये है v बोले तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, और vo इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो 0 है। अब हम देखेंगे कि एन डैश की वैल्यू तो निकाल दिया हमने, v डैश क्या होगा, देखो v डैश, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं कि डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। अगर सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ चलती है वेलोसिटी v, ठीक है, और vs की वैल्यू तो 0 है, और ये वाला जो है ये चलता है इधर vo, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी इज v प्लस vo, इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एन डैश की वैल्यू आ गई है, अब निकालना है लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लैम्डा डैश इक्वल्स टू v डैश अपॉन एन डैश, v डैश की वैल्यू v प्लस vo अपॉन एन डैश की वैल्यू ये वाले पूरी एन नॉट v प्लस vo अपॉन v। ये न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, तो ये v ऊपर चलेगा, v अपॉन एन नॉट। एंड व्हाट इज v अपॉन एन नॉट, लास्ट टाइम हमने लिखा था इट इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट। मतलब क्या हुआ, देखो कुछ समझ में आ रहा है, नो चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आया, तो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई है, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आया, ऑब्वियसली नहीं आएगा। मैंने कल भी एग्जांपल आपको दिया था लास्ट लेक्चर में भी कि अगर समझ लो एक सोर्स है जो कि एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, और आप अगर उसकी तरफ चलना शुरू होते हो तो उसके डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी कि उसकी जो वेवलेंथ वो एक्चुअल जनरेट कर रहा है वो चेंज नहीं होगी। तो फिर चेंज क्या होगा, डॉपलर इफेक्ट क्यों आया फिर, तो चेंज हुआ क्या, अगर वेवलेंथ चेंज नहीं हुई तो कौन चेंज हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी। समझ रहे हैं आप बात को, रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हुई। इससे पहले वाला आप केस देखो, इससे पहले वाले केस में जाकर देखो, रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वेवलेंथ चेंज हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ कांस्टेंट है और रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हुई है, देयरफॉर दोनों के चेंज में, दोनों में से किसी एक के भी चेंज की वजह से
हम देखते हैं कि हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। इसका सेकंड केस भी आप देख सकते हो, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स के बजाय ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स अगर आप लेंगे, अवे वाले केस में यहाँ पे आ जाएगा माइनस वी माइनस वी ओ, और ये रिलेटिव वेलोसिटी में भी आ जाएगा वी माइनस वी ओ। ठीक है, दोनों में माइनस माइनस आ जाएगा, न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा और यही वैल्यू बचेगी, मतलब नो चेंज इन वेवलेंथ। तो यहाँ पे हम एक फंडा बना लेते हैं। क्या बनेगा देखो, फंडा क्या, अगर सोर्स मूव करे तब ही वेवलेंथ चेंज होती है। अगर ठीक है, अगर सोर्स मूव करे तब ही वेवलेंथ चेंज होती है, ये हमारा फंडा याद रखने का इसको। अगर सोर्स मूव नहीं करा तो वेवलेंथ का चेंज नहीं होगा। अगर सोर्स मूव नहीं करा तो कौन चेंज होगा फिर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 0। ठीक है, तो अगर Vs की वैल्यू 0 है देन नो चेंज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। तो फिर एपरेंट फ्रीक्वेंसी किसकी वजह से दिखाई देगी, इस केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी ओनली, रिलेटिव वेलोसिटी ओनली। ठीक है, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी के चेंज की वजह से इसके अंदर एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। तो ये फंडे को बिल्कुल ध्यान से याद रख लेने का कि अगर सोर्स मूव करा तो ही वेवलेंथ चेंज होगी, मूव नहीं करा सोर्स से तो वेवलेंथ चेंज नहीं होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस। लेट्स सी वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग में पहला केस हमारे पास में आ रहा है सोर्स क्रॉसिंग द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा समझ लो, जैसे कि हम यहाँ पर एक सिंबॉलिकल डायग्राम देख लेते हैं कि क्रॉसिंग के अंदर में सोर्स क्रॉस करता है स्टेशनरी ऑब्जर्वर को, तो क्या होगा समझ लो, सोर्स कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं कि समझ लेते हैं कि ये कार जो है ये क्रॉस करने वाली है, ये हो जाएगा हमारा सोर्स। तो सोर्स की तरफ से वेलोसिटी ऑफ साउंड चलती है ऑब्जर्वर की तरफ, और ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है समझो। ठीक है, नाजर यहीं खड़ा है और नाजर की वेलोसिटी को ले लेते हैं 0 हो गई इसकी वेलोसिटी। ये कार यहाँ से आएगी और जब आ रही है तो इसकी वेलोसिटी है vs इस दिशा में। ठीक है, तो इस दिशा में क्या लेते हैं वेलोसिटी को, v की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेते हैं, v की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेते हैं इसको। अच्छा, जब कार फिर यहाँ चली जाएगी तब, जब कार यहाँ चली गई तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी vs तो अभी भी उधर की दिशा में है, उसी दिशा में है, तो वो तो होगी पॉजिटिव ही है, नहीं पॉजिटिव होगी नहीं, गलत, क्योंकि v की डायरेक्शन बदल जाएगी, v की डायरेक्शन पीछे की तरफ हो जाएगी। मतलब सोर्स जब आगे चला जाता है, समझ लो ये जब आगे चले गए तो इसके पास में सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर हो गई। अब हम वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऑपोजिट दिशा में, इसलिए ये हो जाएगा माइनस। वेलोसिटी ऑफ साउंड की डायरेक्शन में है तो प्लस और वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऑपोजिट है तो माइनस। तो ये है फर्क हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है, याद रखना है इसको। अब साइन कन्वेंशन तो लगा दिया, चलिए देखते हैं कि केस कैसे बनेगा हमारा, सोर्स क्रॉसिंग द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। इससे बनते हैं दो केसेस। केस 1 मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा, लेकिन पहले केस 1 और केस 2 देखते हैं एक्चुअल में हुआ क्या। केस 1, पहला केस देखो, इतना पार्ट नहीं है समझ लो, ये पार्ट आपका है ही नहीं, तो आपको सिर्फ इतना पार्ट पे ध्यान देना है अभी। तो ये वाला तो क्या है, केस 1 तो क्या है, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ना, ये पहला केस है आपका, इतना पार्ट नहीं है समझ लो। तो बिफोर क्रॉसिंग इसको बोला जाता है। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी एन बिफोर क्रॉसिंग। बिफोर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग से पहले इसको एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई दे रही है, तो हम बोलेंगे एन डैश बिफोर क्रॉसिंग इसको सुनाई दे रही होगी एन नॉट, और क्योंकि ये सोर्स इसकी तरफ चल के आ रहा है बोले तो v अपॉन v और डायरेक्शन ये माइनस vs। ये केस मैंने आपके सामने लिखा, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। इसका केस डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, कोई फिक्र की बात नहीं, आपको 6 केसेस याद है, 6 में से ये एक केस है, तो आपने डायरेक्ट लिख देना है। इसके अंदर भी ये वाला केस हो गया। अच्छा, दूसरा केस क्या बनेगा देखो जरा, सेकंड केस बनेगा, और इस केस में क्या है, एन डैश इज ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, ऐसा याद रखने का इसको। सेकंड केस देखो, अब जब ये पार कर चुका है, ये ऑब्जर्वर से आगे निकल चुका है, तो यहां से पीछे का पार्ट छोड़ दो, ये आगे वाला पार्ट देखो, तो हम इसको बोलेंगे सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो हम बोलेंगे कि एन डैश और आफ्टर
आफ्टर का केस आ जाएगा, तो क्या बनेगा एन नॉट वी अपॉन वी प्लस वी एस, है ना, स्टैंडर्ड केस है, याद रख लो, डायरेक्ट लगा दो। अब ये दोनों केस हो चुके तो व्हाट इज द रेशियो विल बी, तो यहाँ पे लिखते हैं कि रेशियो क्या हो जाएगा, फिर देखो जरा, रेशियो एन डैश बिफोर और एन डैश आफ्टर। आपको इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको बोल सकते हो एन डैश और इसको बोल सकते हो एन डबल डैश। यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर दूंगा कि एन डैश जो होगा ये वाला, ये कम होता है हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, इसीलिए तो हमने इसको लिखा एन डैश बिफोर और आफ्टर दोनों का रेशियो निकालना है, तो बिफोर की वैल्यू लिख देते हैं। बिफोर की वैल्यू है हमारे पास में एन नॉट वी अपॉन वी माइनस वी एस डिवाइडेड बाय एन नॉट वी अपॉन वी प्लस वी एस, ठीक है। कौन कौन कैंसिल हुआ यहाँ से, एन नॉट वी गेट्स कैंसिल, और ये हो गया आपके पास रेशियो एन डैश अपॉन एन डबल डैश भी लिख सकते हैं ना इसको, तो वी प्लस वी एस अपॉन वी माइनस वी एस, इस तरह का आपको निकालना है रेशियो, बस बहुत आसान है रेशियो निकालना। ये है आपके पास में, इसको एक और चीज बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आपको और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेशियो भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और ये फ्रीक्वेंसी कम है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मैक्सिमम टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और ये उसका रेशियो होता है। चलिए देखते हैं अब इसमें कि बीट्स कितने बनेंगे, अगर एट अ टाइम ऐसा कुछ हो जाए तो बीट्स कितने बनेंगे। तो अब केस क्या है, देखो कि ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, समझ लो, ठीक है, एक ट्रेन उसकी तरफ आ रही है किसी एक वेलोसिटी से और उसका एक फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रीक्वेंसी वाली एक ट्रेन, सेम फ्रीक्वेंसी का हॉर्न बिठाए वाली एक ट्रेन, हॉर्न होगा उसमें लगा हुआ, वो ट्रेन सेम वेलोसिटी से दूर जा रही है, तो एक ट्रेन हमारी तरफ आ रही है और एक ट्रेन दूर जा रही है। ये अब क्रॉसिंग का केस नहीं है, ये एट अ टाइम का केस है, इधर से एक ट्रेन आ रही है, इधर से एक ट्रेन जा रही है, एट अ टाइम हो रहा है, यानी कि क्रॉसिंग तो होने वाली है लेकिन ये एट अ टाइम हो रहा है, तो हमको बीट्स सुनाई देंगे। तो कितने बीट्स है, चलिए देखते हैं। बीट्स का लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो, बीट्स इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये है मैक्सिमम और ये है मिनिमम, तो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास एन डैश माइनस एन डबल डैश, ठीक है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यूज बीट्स कितने बनने वाले, डेल्टा एन, और डेल्टा एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन डैश एन नॉट वी अपॉन वी माइनस वी एस माइनस एन नॉट वी अपॉन वी प्लस वी एस। ये एक सॉल्व करके बता रहा हूं, इसके बाद का आपको करना है एन नॉट कॉमन वी कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास 1 अपॉन वी माइनस वी एस माइनस 1 अपॉन वी प्लस वी एस, ठीक है। सॉल्व करो इसको, एन नॉट वी, ये ऊपर आएगा, ये हो जाएगा वी प्लस वी एस प्लस वी माइनस, ये माइनस है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस है, वी माइनस माइनस गेट्स प्लस वी एस डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है वो, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है नहीं, बराबर है। चलो फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कौन कौन कैंसिल हुआ, v और v कैंसिल हो गया यहाँ से, तो हमारे पास में क्या बचा है, देखो फॉर्मूला क्या बचा, एन नॉट v, ऊपर में बचा है 2vs अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी एस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फाइनल फॉर्मूला आप लिख लेंगे, बीट्स, ये है फाइनल फॉर्मूला हमारा। और अगर ऐसे हो जाए, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब सोर्स की वेलोसिटी 4-5 मीटर पर सेकंड है और ये तो 340 मीटर पर सेकंड होता है, देयरफॉर अगर ये ऐसे कम हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो फिर चेंज, बीट्स इक्वल्स टू, हमको इसको इग्नोर कर देना पड़ेगा, यहां से नहीं, यहां से सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में इग्नोर कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 एन नॉट वी इंटू वी एस अपॉन वी का स्क्वायर, और ये तो इग्नोर हो गया, तो ये वी स्क्वायर ये वी के साथ में कैंसिल हो गया, तो आपके पास में बीट्स का फॉर्मूला आया है, बीट्स इज इक्वल्स टू 2 एन नॉट वी एस अपॉन वी, ये होता है आपके पास में फाइनल बीट्स का फॉर्मूला। तो इस तरह से अब देखिए, एक केस बीट्स का हमने निकाला, केस कौन सा था हमारा, क्रॉसिंग, यानी क्या हो रहा था यहाँ पे, सोर्स क्रॉस कर रहा था ऑब्जर्वर को, दूसरा केस होगा ऑब्जर्वर क्रॉस करेगा सोर्स को, तो वो वाला केस मैं आपको, ठीक है, डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया, इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ देखते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको एक ग्राफ दिया गया है और क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इसको मैं कहूँगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को पूछा है जिन्होंने डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ चुके थे और उसके बाद भी वो ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट नहीं दे पा रहे थे, बिकॉज उन्होंने डॉपलर इफेक्ट की जो पूरा फिनोमिनन है उसको ध्यान से थियोरेटिकली समझा नहीं है। एक्चुअली जो एक कन्फ्यूजन के ध्यान में होता है वही कन्फ्यूजन आप लोग के ध्यान में भी हो सकता है, तो मैं उसी को दूर करने के लिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है। देखो, अ सोर्स ऑफ साउंड हैज फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, चलो ठीक है, कोई तो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, n, ये n0 है आपका, ठीक है, इसको n0 बोलते हैं। इट क्रॉसेस ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ये एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को क्रॉस करता है, तो देखो ये क्रॉस करने वाला पॉइंट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, समझो ये डिस्टेंस है और ये ऑब्जर्वर है, तो ये डिस्टेंस ऑब्जर्वर की तरफ कम हो रहा है और ये डिस्टेंस ऑब्जर्वर से बढ़ रहा है। तो ऑब्जर्वर की तरफ जब आता है हमारा सोर्स मूविंग है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो सोर्स जब आता है हमारे पास में तो n डैश इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलेंगे कि ये है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा और उसको ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, क्या आप उसको ऐसे दिखाएंगे या बी या सी या डी? आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और विद इन फ्यू सेकेंड्स आप इसका आंसर देखिए, आप मन में इसका आंसर सोच लीजिए, मैं आपको बताता हूं क्या सही आंसर है। ठीक है, सोच लिया, चलो देखते हैं क्या लगता है आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि आंसर ए होना चाहिए, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि जब वो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और जब वो ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, ऐसा ही है ना। मैं ऐसा लिख देता हूं यहां पर, मैं यहां लिख देता हूं कि तो चलिए मैंने लिख दिया एपरेंट फ्रीक्वेंसी n डैश इंक्रीज होती है जब हम ऑब्जर्वर की तरफ पहुंच रहे होते हैं, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ पहुंच रहा है तो n डैश क्या होता है, इंक्रीज, और n डैश होता है डिक्रीज व्हेन इट रिसीड्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये रिसीड्स फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो उस हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ए इज करेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट यही बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, ये आंसर गलत है, ऐसे होता ही नहीं है। ठीक है, क्या बी है, इंक्रीज हो रहा है, हाँ सर ये हो सकता है, फिर अब ये नहीं हुआ तो ये होगा, फिर इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक है, चलिए समझते क्या है। तो हमने कहा कि एन डैश जो है इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एन नॉट थी 500 हर्ट्ज, तो लेट एन डैश की वैल्यू शायद 520 हर्ट्ज हो जाएगी। हाँ हो सकता है ना, वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने लिया ही नहीं, मैं आपको डायरेक्ट केस समझा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लिया मैंने। फॉर एग्जांपल एन डैश की वैल्यू 520 हो गई, कब, अप्रोचिंग में। ठीक है, अप्रोचिंग में, तो इसको मैं बोल दूंगा ये क्या हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ हो रहा है अप्रोच, अप्रोचिंग के केस में एन डैश कितना हो गया, 520 हो गया। क्या ये 520 से बढ़कर 530 हो जाएगा, 540 हो जाएगा? नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ फिर, ग्राफ इस तरह है, ये है हमारा ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर के तक जाने तक आपकी फ्रीक्वेंसी का ये समझ लो ये नॉर्मल लेवल है, ये है आपका लेवल, इसको मैं एन नॉट बोल देता हूं। ठीक है, इसको बोल देता हूं मैं एन नॉट। तो आपकी फ्रीक्वेंसी एन नॉट से बढ़कर 520 हो चुकी है, तो मैं उसको बोलूंगा आपकी फ्रीक्वेंसी हो चुकी है 520। ठीक है, और ये डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट है। अरे भाई देखो, अप्रोचिंग में ऑब्जर्वर तक पहुंचने तक 520 ही होगी। जब ऑब्जर्वर से वो 1 किलोमीटर दूर था तब भी 520 सुनाई दे रही थी, जब वो 500 मीटर पे आया तब भी वही थी, 100 मीटर पे पहुंचा तब भी वही थी, और जब वो 0 मीटर पे आया, ऑब्जर्वर के करीब आया, तब भी उसको 520 हर्ट्ज सुनाई दे रही थी। और जैसे ही वो ऑब्जर्वर के सामने आया तो फ्रीक्वेंसी 500 हो जाएगी, उसके बाद अब जाएगा आगे तो डिक्रीज होने लगेगी। अब रिसीडिंग में क्या होगा, फिर देखो, मूविंग अवे में लेट एन डैश की वैल्यू हो जाती है 490 हर्ट्ज या 480 ले लो, चलो 480 हो जाती है। तो ये 480 जब वो ऑब्जर्वर से 10 मीटर दूर जाएगा तब भी, 100 मीटर दूर जाएगा तब भी, 1 किलोमीटर दूर जाएगा तब भी, 5 किलोमीटर दूर जाएगा तब भी उसको 480 सुनाई देगी। तो 480 अगर सुनाई देती है तो हमारे पास में ग्राफ आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ऐसे सुनाई देगा उसको, कांस्टेंट होती है वो, बढ़ती नहीं है। अब
जो कंफ्यूज हुआ वो कहाँ से हुआ, देखो हमारे पास में ग्राफ कौन सा आया, फिर करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि n0 की वैल्यू बढ़ जाती है जब वो अप्रोच करता है, और इसको बोलेंगे आप अप्रोचिंग, ये टूवर्ड्स का केस है, और ये अवे का केस है। ठीक है ना, और ये एंड डैश था हमारे पास। अब जो कंफ्यूजन बच्चों को हुआ यहाँ पे वो किस वजह से, ये ग्राफ लाउडनेस का है। आप समझ आई बात, लाउडनेस का है, यानी कि जब एक ट्रेन है वो आपसे दूर से आ रही है, 5 किलोमीटर दूर है ट्रेन, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रही है, मतलब उसका साउंड है 500 हर्ट्ज का, लेकिन आपको 520 सुनाई दे रही है। अब वो 520 का जो साउंड है उसका लाउडनेस बढ़ता है, जैसे जैसे वो करीब आएगी ना तो लाउडनेस बढ़ता जाएगा, मतलब वो जोर से आवाज़ होगी, आवाज़ उसकी जो है वो जोर से आएगी आपको, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी भाई, फ्रीक्वेंसी पिच होती है, इट इज़ डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, लाउडनेस कैसे होता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है कि मेरी आवाज़ की एक फ्रीक्वेंसी है, लाउडनेस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चिल्ला कर बात करूँ तो, लेकिन अगर मैं मेरी आवाज़ को, जो मेरी आवाज़ है इससे मैं अगर बहुत बारीक आवाज़ में बात करना शुरू कर दूँ, बहुत ही बारीक आवाज़ में, जैसे कि लेडीज़ की आवाज़ होती है उस तरह से अगर मैं बात करना शुरू कर दूँ, तब उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। ठीक है, लाउडनेस का और फ्रीक्वेंसी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो दोनों इंडिपेंडेंट थिंग्स हैं, वो दोनों अलग अलग चीज़ों की वजह से चेंज होती है। तो आपको जो कन्फ्यूजन हुआ था वो इस वजह से कि जब वो हमारी तरफ आती है ट्रेन तो उसकी लाउडनेस बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी नहीं, और जब ट्रेन हमसे दूर जाती है तो उसकी लाउडनेस कम होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं। तो फ्रीक्वेंसी एक वैल्यू सेट वैल्यू पर होती है। तो ये वाला हमारा ग्राफ करेक्ट ग्राफ है। ठीक है, तो चलिए एक और केस लेता हूं। ऑब्जर्वर इन अ कार मूविंग टुवर्ड्स अ वॉल, एक बहुत बड़ी वॉल है, उसके तरफ में ऑब्जर्वर जा रहा है। समझो यहां पे एक वॉल ले लेते हैं। ठीक है, ये एक वॉल है हमारे पास में, और इस वॉल की तरफ में यहां से देखेंगे एक ऑब्जर्वर जा रहा है। तो पुरानी विंटेज कार के अंदर जा रहा है वो बंदा, दिख रहा है ना अपने को। ठीक है, यहां से जा रहा है, और अब ये जा रहा है वेलोसिटी वीएस के साथ, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, या मैं इसको सोर्स नहीं बोलूँगा, अब मैं इसको कार बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको चेंज देखने को मिलने वाला है, वो आपको समझना है। ये केसेस कैसे होंगे, ये बहुत बढ़िया केस है, आपको समझना है। ये है वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इसके अंदर है ऑब्जर्वर, इसीलिए वो वेलोसिटी ऑफ कार के साथ में जा रहा है। तो चलो ये समझ लो। साउंड की वेलोसिटी आप देखेंगे तो साउंड की वेलोसिटी पहले ऐसी होगी, ये होगा v इन केस 1, केस 1 के अंदर में v इधर होगा, साउंड आपका यहाँ से ट्रैवल कर रहा है इधर, और बाद में उधर से पलट कर आता है। तो सेकंड केस में ऐसा आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये है केस 2। ठीक, तो केस 2 में आपके पास में वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर होती है, साउंड की वेलोसिटी इधर होती है। चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ केस 1। इस प्रॉब्लम को हम क्या करने वाले हैं, हम इसको स्प्लिट करने वाले हैं। कैसे, हम इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे पहले समझ लो। यहाँ हो ये रहा है कि ऑब्जर्वर बैठा हुआ है कार के अंदर में, कार जा रही है, कार हॉर्न बजाती है। ठीक है, यहाँ पे है हॉर्न ऑफ द कार, कार का हॉर्न बजता है, कार के हॉर्न से एक साउंड निकलता है, वो जाता है दीवार पर टकराता है और रिफ्लेक्टेड साउंड पलटकर वापस आता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड साउंड एक्चुअली, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्टेड साउंड है आपका, पलटकर वापस आता है। तो ये रिफ्लेक्टेड साउंड आता है वापस और कुछ वेलोसिटी के साथ में आ रहा है, और आपको यहाँ पर वो साउंड सुनाई देता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमको निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, केस 1। हम इसको बना देंगे ऑब्जर्वर, केस 1 के लिए ये ऑब्जर्वर बन जाएगा। ठीक है, वॉल इज ऑब्जर्वर, मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉल इज ऑब्जर्वर, और कार इज सोर्स। बहुत ही आसान हो गया केस, तो बहुत ही आसान हो गया। वॉल को ऑब्जर्वर बना दिया अपन ने, और ऑब्जर्वर कैसा है, स्टेशनरी। ठीक है ना, स्टेशनरी। और कार इज सोर्स मतलब वीएस की वैल्यू वीसी के बराबर, कार के बराबर। तो वीएस की वैल्यू वीसी के बराबर। चलो केस लगाएंगे, केस क्या होगा, केस क्या होगा, कार इज सोर्स, वॉल इज ऑब्जर्वर, और हम यहां लिख सकते हैं कि सोर्स अप्रोचिंग, सोर्स अप्रोचिंग ऑब्जर्वर। ठीक है ना, स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोचिंग है, कौन, सोर्स, पहले केस में। तो हम उसको फिर क्या ले सकते हैं यहाँ पे, एन डैश इज इक्वल्स टू एन नॉट, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो इसने इमिट किया है, एन नॉट की फ्रीक्वेंसी इमिट किया, ये इसको सुनाई देगी तो n1 हो जाएगी, इसको कितनी सुनाई देगी, n1 सुनाई देगी। और जब ये n1 को इमिट करेगा, इसको फिर जो हमारे ऑब्जर्वर को सुनाई देगी वो n2 होगी। ठीक है, इस तरह से 3 हमको फ्रीक्वेंसी समझना है।
तो एन नॉट और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में कि सोर्स आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ में, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 होती है, तो v अपॉन v अप्रोचिंग का केस है, अप्रोचिंग के केस में माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आ गया, ये vs आ गया, ठीक है ना। ये होगा आपका फॉर्मूला, ये होगा आपका फर्स्ट केस, केस 1। चलो केस 2 में, केस 2 वॉल इज सोर्स एंड कार इज ऑब्जर्वर, कार ऑब्जर्वर बन गई है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कार के बराबर, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कार के बराबर, इसको भी कार बोल देंगे, ये कार के बराबर। वॉल की वेलोसिटी 0, तो मतलब कि सोर्स वेलोसिटी 0, सोर्स वेलोसिटी 0। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, ये इमिट कर रहा है, अब ये इमिट कर रहा है कितनी, हमेशा एन नॉट जो होती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिटेड होती है, अब क्या हो जाएगी सेकंड केस में एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिटेड n1 हो जाएगी, तो हम निकालेंगे n डबल डैश इज इक्वल्स टू n1, ठीक है, n1, क्योंकि n1 फ्रीक्वेंसी वापस देगा ना, n1 सुनाई दिया तो n1 ही सुनाएगा ना हमको वापस, तो n1 सुना रहा है वापस, उसको एक्चुअल समझ लो। और यहाँ पे केस कौन सा है, केस है यहाँ पर कि ऑब्जर्वर अप्रोचेस द स्टेशनरी सोर्स, ऑब्जर्वर अप्रोचेस स्टेशनरी सोर्स, ये होता है ना फॉर्मूला, देख लो ऐसे होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जर्वर अप्रोचेस स्टेशनरी सोर्स, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो वीओ जो है तो वीसी के बराबर है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका एन डबल डैश इज इक्वल्स टू n1 v प्लस वी सी अपॉन वी। अब क्या कर सकते हैं, एन डबल डैश के अंदर n1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, एन डबल डैश हमको जो सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड इज इक्वल्स टू n1 की वैल्यू रखो एन नॉट v अपॉन v माइनस वी सी इंटू ये वाला v प्लस वी सी अपॉन v। कौन कौन कैंसिल हुआ, v भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास में n डबल डैश की वैल्यू बची है n नॉट v प्लस वी सी अपॉन v माइनस वी सी, v प्लस वी ओ अपॉन v माइनस वी ओ, ये किसका फॉर्मूला है देखो ज़रा, n0 n नॉट v प्लस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस, किसका ये फॉर्मूला, सिमिलर टू सोर्स एंड ऑब्जर्वर, है ना, सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसके लिए एक शॉर्टकट बनाया गया है। अब ये तो देखो पूरा ये फुल सीक्वेंस था, ये आपको समझना है फुल सीक्वेंस। अब जिसको फॉलो नहीं करना है, अब देखो शॉर्ट ट्रिक, अब यहां पे बताऊंगा मैं शॉर्ट क्या करना है आपको। शॉर्ट ट्रिक हमारी ये है, यहां पे हमारी है कार, इसको समझ लो ऑब्जर्वर इसमें बैठा है, और कार का एक रिफ्लेक्शन इधर बना दो, समझ लो ये कार का रिफ्लेक्शन है ना, ये कार का रिफ्लेक्शन है, और ये कार का रिफ्लेक्शन जो है वो इधर आ रहा है, इसको बोल दो सोर्स और इसको बोल दो ऑब्जर्वर, इसको बोल दो ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, और क्या ले लेंगे आप, दोनों की वेलोसिटी सेम करने के लिए आप ले लेंगे वीओ इक्वल्स टू वी एस, है ना, ये वाला केस ले लेंगे। ये होगा आपका शॉर्ट ट्रिक। क्या कर दिया आपने, वीओ को और वी एस को बराबर बराबर ले लिया, दोनों बराबर बराबर हो गए, तो इसीलिए वी सी आ गया। देखो वीओ की जगह भी वी सी आ गया, दोनों भी इक्वल टू वी सी है कार की वेलोसिटी के बराबर। तो ये देखो ऊपर भी क्या आ गया वी सी, नीचे भी क्या आ गया वी सी, और आपने क्या कर दिया, ये कार का एक शैडो इमेजिनरी कार उधर से आ रही है, उसको सोर्स समझ लेंगे, इसको ऑब्जर्वर समझ लेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यही फॉर्मूला यूज होता है। तो ये है आपका जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे कार का रिफ्लेक्शन आपको ये फॉर्मूले को थोड़ा आसान करने का ट्रिक बताता है। बस इतना अगर आपको समझ में आता है कि जैसे ही वॉल का केस आया ना, तो वॉल के केस में क्या करना है आपने, ये कार का एक रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ बना देना है, वो उधर से आ रही है, ऑब्जर्वर इधर से जा रहे हैं, दोनों केस सॉल्व कर दिया, ये आ जाता है। अगर डिटेल में देखना है तो ये है पूरी डिटेल उसकी, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बहुत सारे केसेस एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन डायरेक्ट मैं आपको पेज पर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है कि व्हेन सोर्स इज मूविंग बिहाइंड ऑब्जर्वर, तो इस ऑब्जर्वर के पीछे में सोर्स आ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है v, उसको बताया गया है राइट की तरफ, और ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों की वेलोसिटी भी राइट की तरफ है, यानी कि दोनों की वेलोसिटी को लेना पड़ेगा पॉजिटिव। कैसे, हमारा ये देखिए साइन कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमको इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा जनरल फार्मूला, ये देखिए जनरल फार्मूला है, इस जनरल फार्मूले में क्या है, न्यूमरेटर में देखिए v माइनस और डिनोमिनेटर में भी v माइनस, ये है हमारा जनरल फार्मूला, और फिर ब्रैकेट में है आपके पास प्लस माइनस और नीचे भी है प्लस माइनस। तो हमारे पास में वेलोसिटी कैसी है, प्लस है दोनों की, तो हम रख देंगे इसमें प्लस। तो उस वजह से हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी n डैश इक्वल टू n
ब्रैकेट में v माइनस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस। ठीक है, दोनों भी नेगेटिव हो चुके हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों पॉजिटिव थे और जनरल फार्मूला नेगेटिव का है, इसलिए ये दोनों हो गए नेगेटिव। बात समझ आई आपको? अब देखिए यहाँ पर इफ़ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कम हो जाती है और सोर्स की ज़्यादा, तो ऐसे हो जाएगा जैसे सोर्स ओवरटेक करने वाला है, यानी कि ऑब्जर्वर के तरफ सोर्स आ रहा है, इसीलिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी। और ये भी हो सकता है कि अगर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए सोर्स से तो ऑब्जर्वर दूर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा कि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, देयरफॉर एन डैश यानी कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। ठीक है, और अगर हम दोनों की वेलोसिटी को सेम बता देते हैं, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, वी ओ एंड वी एस आर इक्वल, देन नो डॉपलर इफेक्ट। ये है कंडीशन फॉर नो डॉपलर इफेक्ट। वी और वी एस दोनों सेम हो जाए, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी अगर होगी तो ही डॉपलर इफेक्ट होगा, अगर रिलेटिव वेलोसिटी ना हो तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। अब यहाँ देखिए अपरेंट वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्बडा डैश इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन, जो फॉर्मूला हमारा आना चाहिए था वो v यानी कि वेलोसिटी अपॉन एन डैश आना चाहिए था, बराबर है ना। तो वेलोसिटी कितनी होगी, v माइनस वी ओ, और नीचे एन डैश की वैल्यू पुट कीजिए। एन डैश की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास में ये वेवलेंथ की इक्वेशन आती है। ठीक है, बात समझ आई? चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड केस हमको दिया है कि व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग बिहाइंड द सोर्स, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों लेफ्ट की तरफ भाग रहे हैं, जबकि सोर्स से आने वाला जो साउंड है उसकी डायरेक्शन ऑब्जर्वर की तरफ होगी, इसीलिए हम उसको पॉजिटिव लेंगे। तो अगर उसको पॉजिटिव लेते हैं तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों हो जाते हैं नेगेटिव तो जनरल फार्मूला देखिए हमारा, जनरल फार्मूले में v माइनस और डिनोमीटर में भी v माइनस होता है। तो अगर हमने हमारे वी ओ और वी एस दोनों को नेगेटिव नेगेटिव रख दिया तो हमारा आपका फॉर्मूला फाइनल क्या मिलेगा, एन डैश इक्वल टू एन v प्लस वी ओ अपॉन v प्लस वी एस। ठीक है, बात समझिए। अब देखिए इसके अंदर भी वही केस होगा, अगर ऑब्जर्वर तेज़ दौड़ना शुरू हो जाए अगर सोर्स से, तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, और अगर ऑब्जर्वर जो तो स्लो चले यानी कि वी की वेलोसिटी ज़्यादा हो और ऑब्जर्वर की कम हो जाए तो हम कहेंगे कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन दी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और लास्ट केस के वी ओ और वी एस अगर दोनों सेम होते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली दोनों के सेम होने की वजह से डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। तो लैम्बडा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मेनली लैम्बडा डैश क्या होता है हमारा, लैम्बडा डैश होता है हमारा वी डैश अपॉन एन डैश। तो वी डैश की वैल्यू यहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा और एन डैश की वैल्यू तो ऊपर से आपको दिख रही है, एन और ब्रैकेट में वी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी प्लस वी एस। और जो वेलोसिटी होगी आपकी, तो वो वेलोसिटी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी को माइनस लिया जाता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होती है, देयरफॉर यहाँ पर आप वो माइनस को पुट कर देंगे अगर, तो फाइनल आपका फॉर्मूला क्या निकलेगा, देखो वी प्लस वी एस अपॉन वी। ठीक है, इस तरह से आप जो है तो देख सकते हो कि ये वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर लैम्बडा डैश की। तो हमारा नेक्स्ट केस है कि मूविंग ऑब्जर्वर क्रॉसेस स्टेशनरी सोर्स। मैंने आपको बोर्ड पर अभी जो केस दिखाया था वो था कि सोर्स क्रॉसेस स्टेशनरी ऑब्जर्वर, बट ये उसका ऑपोजिट केस है। यहाँ पर ऑब्जर्वर भागता हुआ आ रहा है और सोर्स को क्रॉस करके चला जाता है। ठीक है, तो बिफोर क्रॉसिंग जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उसको हम लेंगे, देखो कैसा केस लेंगे, सोर्स स्टेशनरी और ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, ऐसा वो वाला केस इसके अंदर लगाते हो तो कितना हो जाएगा, एन बिफोर इज इक्वल्स टू एन वी प्लस वी ओ अपॉन वी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड केस हम पहले बना चुके हैं। आप इसको पूरे जो 6 केसेस स्टार्ट किए थे वो 6 केसेस को एक बार में फॉर्मुलेट करो, एक पेज पर लिखो, तब आपको फॉर्मूला लिखने में ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद सेकंड केस आपका अपरेंट फ्रीक्वेंसी आफ्टर क्रॉसिंग कितनी होगी, आफ्टर क्रॉसिंग मतलब सोर्स जो है वो स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, वो केस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एन डैश आफ्टर इज इक्वल्स टू एन वी माइनस वी ओ अपॉन वी। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। और अगर फाइनल आपको लेना है तो आप दोनों का रेशो भी ले सकते हो, जैसा हमने जो है तो बोर्ड पर अभी देखा था, हमने रेशो लिया था वहाँ पे एन बिफोर और एन आफ्टर का, तो रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी आप ले सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा एन डैश बिफोर अपॉन एन डैश आफ्टर इज इक्वल्स टू वी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी ओ। ये आपका होमवर्क है कि आप इसको लिख कर देखेंगे, मैंने जैसे बोर्ड पर आपको सिखाया था लिखना, वैसे ही आप इसको लिख कर देखेंगे कि कैसे वी प्लस वी ओ ऊपर आएगा नीचे और डिनोमीटर में v माइनस वी ओ आएगा। ठीक है, ये वाला आपको लिखना पड़ेगा। प्लस एक और काम आपने करना है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज बीट्स प्रोडक्शन होता है, यानी कि ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगी यही तो बीट्स है। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी बिफोर माइनस फ्रीक्वेंसी आफ्टर, इट इज इक्वल्स टू 2n v0 अपॉन v। ये कैसे आता है आपको ये एक बार में लिख कर निकालना है। जो आपको बोर्ड पे जो इक्वेशन अगर समझ में आई होगी डेरिवेशन, तो आप इसको भी कर सकते हैं। अब ये देखिए टिपिकल केसेस ऑफ डॉपलर इफेक्ट में पहला है मूविंग कार टुवर्ड्स द वॉल। अब ये वॉल की तरफ में आने वाली कार का ये जो इमेज है आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यही केस है जो मैंने आपको लिखा कर दिया है। तो बोर्ड पे मैंने आपको ये लिखाया है कि अगर एक कार जो है तो अगर आती है कार वॉल की तरफ, तो आपको वॉल को एक बार क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और दूसरी मरतबा एक स्टेशनरी सोर्स। वॉल ही जो है दोनों रोल प्ले करेगी, और क्योंकि हम बैठे होते हैं कार में तो जो कार की स्पीड होगी उसी को हम एक बार
एज अ सोर्स और एक बार एज एन ऑब्जर्वर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको और ईजी वे में करने का तरीका यही था, मैंने आपको जो बताया बोर्ड पर, कि इमेजिनरी सोर्स पीछे वॉल के पीछे सपोज कर लो और सोर्स एंड ऑब्जर्वर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, वो वाला केस लगा दो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये है बीट्स फॉर्मेशन। नंबर ऑफ बीट्स कैसे बनेंगे, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी आपको एन सुनाई देती है क्योंकि आप कार में बैठे हो इसलिए, और एक फ्रीक्वेंसी है रिफ्लेक्टेड एन डैश, तो वो सुनाई देती है। वो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये बनेगा बीट्स। देखिए ये भी केस जो है, ये केस 1 है। इफ़ द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट इन बिटवीन सोर्स एंड वॉल, अगर वॉल के बीच में ऑब्जर्वर आ जाए, वॉल और सोर्स के बीच में ऑब्जर्वर आ जाता है और सोर्स चला आ रहा है वॉल की तरफ जा रहा है, तो आपको यहाँ पे दो साउंड सुनाई देंगे। एक होगा सोर्स से आने वाला डायरेक्ट साउंड और एक होगा आपको रिफ्लेक्ट होकर आने वाला, वॉल से रिफ्लेक्ट होकर आने वाला रिफ्लेक्टेड साउंड। तो आप वॉल से रिफ्लेक्ट होकर साउंड कौन सा आएगा पहले वो देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड आएगा वो एज आपको वॉल को एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर मानना पड़ेगा और सोर्स उसकी तरफ जा रहा है, वो वाला केस लगा देंगे। तो केस इसमें दो बार सेम केस लगेगा। कौन सा, सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर आपको एक बार उसको ऑब्जर्वर को खुद को मानना पड़ेगा और दूसरी बार वॉल को मानना पड़ेगा। तो वॉल को जितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होकर आएगी। तो इस केस को भी हम शॉर्टकट में ऐसा याद रख सकते हैं कि एक सोर्स का इमेज बना लेते हैं ऑन द राइट हैंड साइड और सोर्स के दोनों इमेज एक ही तरफ ऑब्जर्वर की तरफ आ रहे हैं दो साइड से। तो सोर्स दो साइड से ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, इसीलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एक बार लेफ्ट साइड के लिए और एक बार राइट साइड के लिए, दोनों तरफ फॉर्मूला सेम होगा जिसमें डिनोमिनेटर में v माइनस वी एस आएगा। ठीक है, बात समझिए आपको। अब इस केस में देखिए केस 2, इफ़ द सोर्स इज इन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड वॉल, अगर सोर्स वॉल और ऑब्जर्वर के बीच में आ जाए तो दो केस बनेंगे। पहला केस होगा डायरेक्ट साउंड जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगा। अब डायरेक्ट साउंड में आप क्या करते हो, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, ऐसा वाला केस लगा देंगे आप और उसके अंदर में फॉर्मूला आ जाएगा v अपॉन v प्लस वी एस। ठीक है, ये डायरेक्ट साउंड के लिए। और रिफ्लेक्टेड साउंड मतलब आपको रिफ्लेक्टेड के लिए क्या बताना पड़ेगा कि सोर्स जो है वो वॉल की तरफ जा रहा है तो वॉल को स्टेशनरी ऑब्जर्वर मानकर आपको बनाना पड़ेगा केस एन डैश रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस वी एस। यह इसका शॉर्टकट तरीका, वॉल के पीछे इमेजिनरी सोर्स रख देंगे, वो सोर्स वॉल की तरफ आ रहा है, मतलब वॉल को ही आपको ऑब्जर्वर मानना पड़ेगा। ये केस तो परफेक्ट है। तो उसको आपने मान लिया तो आपके पास में आ गई रिफ्लेक्टेड साउंड की वैल्यू। अब आपके पास में अपरेंट फ्रीक्वेंसी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दोनों का आपने डिफरेंस लेना है, तो वो होता है नंबर ऑफ बीट्स। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप लिख के कर सकते हो। तो देखिए अभी नेक्स्ट केस है ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। इफ अ सोर्स इज मूविंग इन डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर है ओ पर और हमारा सोर्स है ए पर और वो ए से निकलकर बी तक जा रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से डायग्राम में, तो ए से जब वो बी पर जाता है तो वो सी से होकर जाएगा, ए सी बी ये उसका पाथ है। तो एक्चुअली वो ऑब्जर्वर की तरफ नहीं आ रहा, तो इसीलिए क्या होगा कि हम क्या करते हैं, वी एस जो है साउंड की जो सोर्स की जो वेलोसिटी है, सोर्स वेलोसिटी का एक कॉस कंपोनेंट निकाल लेते हैं क्योंकि एंगल थीटा बन रहा है। देखिए वहाँ पर तो एंगल थीटा जो है उसका कॉस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी एस कॉस थीटा, और वी एस कॉस थीटा कंपोनेंट जो है वो हमारे ऑब्जर्वर की तरफ होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखिए हमारा बिल्कुल आसान है। कौन सा, कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है सोर्स। केस वही है हमारा, लेकिन उसमें हम क्या लिखते थे पहले, हम लिखते थे एन डैश इक्वल्स टू एन v अपॉन v माइनस वी एस। ठीक है, ये लिखते थे। अब वी एस की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ वी एस की जगह वी एस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, वी एस की जगह वी एस कॉस थीटा, क्योंकि हमारी तरफ वी एस डायरेक्ट नहीं आ रहा बल्कि उसका एक कंपोनेंट आ रहा है, तो इसीलिए हमने उसको लिखा v माइनस वी एस कॉस थीटा। और n को साइड कर दो तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा पूरा, और जो हमारा फॉर्मूला था पहले सिमिलर फॉर्मूला ही हमको यहाँ मिला है। तो ये होगा पॉइंट ए पर। तो अब पॉइंट ए से अब वो पॉइंट सी पर पहुँचेगा, तो चलिए देखते हैं कि पॉइंट सी पर क्या होने वाला है। तो अगर जैसे ही सोर्स हमारा पॉइंट सी पर पहुँचा तो एंगल थीटा 90 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 90 कीजिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एन डबल डैश एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बिकम एन डबल डैश इक्वल्स टू एन वी अपॉन वी प्लस वी एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 कॉस 90 इज 0, तो कॉस 90 0 की वैल्यू वी एस 0 हो जाएगा और बचेगा एन वी अपॉन वी, तो वी वी गेट्स कैंसिल, बचा एन डबल डैश इक्वल्स टू एन, यानी कि कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं हुआ। और ये थर्ड केस है इसका कि व्हेन टू कार्स आर मूविंग ऑन परपेंडिकुलर रोड्स, जब दो कार परपेंडिकुलर रोड पर जाते हैं तब क्या होगा। तो हम ये कहेंगे कि व्हेन कार वन साउंड्स अ हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी एन एंड अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द सेकंड कार विल बी, सेकंड कार को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों कार की वेलोसिटीज़ का कॉस थीटा कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये है कार वन, हमारी कार वन जा रही है v1 वेलोसिटी के साथ, तो उसका हम कॉस थीटा कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, वी एस कॉस थीटा, वो है हमारे कार टू के डायरेक्शन में, और कार टू का भी v2 स्ट्रेट अप वेलोसिटी है तो उसका भी कंपोनेंट निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा v2। तो इस हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, एन डैश, यानी कि सेकंड कार में बैठे हुए ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, n इंटू वी प्लस वी टू कॉस थीटा 2 अपॉन वी माइनस वी वन कॉस थीटा 1। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला बनेगा दोनों के कॉस थीटा कंपोनेंट का यूज़ करने के बाद।
अब देखिए नेक्स्ट केस है कि रोटेटिंग सोर्स या ऑब्जर्वर रोटेट कर रहा हो, यानी कि एक्चुअली यहाँ पर रिवॉल्व लिखा होना चाहिए कि रिवॉल्व कर रहा हो या फिर हमारा सोर्स रिवॉल्व कर रहा हो। ऑब्जर्वर या सोर्स दोनों में से रेवोल्यूशन किसी का भी हो तो हमको पता है कि लीनियर वेलोसिटी होती है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब आप अगर देखेंगे यहाँ पे दोनों डायग्राम आपको दिख रहे हैं कि सोर्स अगर, यानी कि लेफ्ट वाली डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सोर्स स्टेशनरी और ऑब्जर्वर जो है वो राउंड एंड राउंड रिवॉल्व कर रहा है सोर्स के अराउंड। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है सोर्स और ऑब्जर्वर का वो चेंज नहीं होता और हमेशा एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, देयरफॉर यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। और दूसरे केस में भी देखिए आप कि अगर सोर्स गोल घूम रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो अराउंड ऑब्जर्वर, तब भी जो है रिलेटिव वेलोसिटी कोई नहीं होगी, और जब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। देयरफॉर अगर जो है सोर्स या ऑब्जर्वर एट सेंटर में हो और दूसरा उसको रिवॉल्व कर रहा हो तो कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। अब देखिए इस केस में देखिए व्हेन सोर्स इज रिवॉल्विंग, अब यहाँ पर सोर्स रिवॉल्व कर रहा है किसी एक पॉइंट के अराउंड में और हमारा ऑब्जर्वर बाहर खड़े रहकर, सर्कल के बाहर खड़े रहकर देख रहा है। तो देखिए पहला केस, ऊपर वाला केस देखिए ये वाला, इसमें जब सोर्स करीब आता है तो ये क्या हो जाएगा केस, इसमें हमको स्टैंडर्ड केस लगाना पड़ेगा। 6 में से एक स्टैंडर्ड केस कौन सा, सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। और जब हमारा सोर्स वापस जाता है तो हम उसको बोलेंगे कि ये वापस जा रहा है केस, इसलिए हो जाएगा कि सोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो दोनों केसेस जो है हमको मिल गए हैं वो 6 स्टैंडर्ड केसेस में से, उसमें से हमने दोनों की फॉर्मूला लगाया। तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यानी कि हमारी तरफ जब सोर्स आ रहा है तब, और फ्रीक्वेंसी मिनिमम जब सोर्स हमसे दूर जा रहा है तब, तो दोनों फ्रीक्वेंसीज के फॉर्मूले हमको मिले एपरेंट फ्रीक्वेंसी, और दोनों का हम फिर रेशो निकाल लेते हैं। तो रेशो आता है उसका एपरेंट फ्रीक्वेंसीज एन मैक्स अपॉन एन मिन इज इक्वल्स टू वी प्लस वी एस अपॉन वी माइनस वी एस। ठीक है, तो ये वाला केस हमारा बिल्कुल उसी जैसा है, क्रॉसिंग जैसा। तो ये है हमारा आज का लास्ट केस, व्हेन ऑब्जर्वर इज रिवॉल्विंग। और ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में जो है दौड़ रहा है और सोर्स जो है ये सर्कल के बाहर है। तो इसमें भी क्या होगा केस, इसमें केस बनेंगे 2 केस, जब ऑब्जर्वर सोर्स के करीब आता है तब, और एक बार ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाता है तब। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी सोर्स को क्रॉस कर रहा है, वैसा भी केस ये बन सकता है। आपको अगर लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हो, या 6 स्टैंडर्ड जो केस है उसमें से एक ले लो। कौन सा, पहला ऑब्जर्वर जो सोर्स की तरफ आ रहा है, दूसरा ऑब्जर्वर जो सोर्स से दूर जा रहा है। दोनों के केस मिलाकर यहाँ पर हम ज्वाइंट फॉर्मूला बनाते हैं। एन मैक्स यानी कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जब सोर्स की तरफ ऑब्जर्वर दौड़ता है उस वक्त सुनाई देती है, और एन मिनिमम मतलब जब सोर्स से वो दूर जाता है तब सुनाई देती है। तो एन मैक्स और एन मिन दोनों का जब रेशो निकालेंगे आप, तो आपको ये मिलेगा दोनों के रेशो में कि एन मैक्स अपॉन एन मिन, दोनों के फॉर्मूले को आप मिला दो, वैल्यू बन जाएगी v प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी ओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्वर चल रहा है इसीलिए हम ऑब्जर्वर के ही फॉर्म में जो तो ये फॉर्मूले को फिर से लिखते हैं। तो ये होगा इसका दोनों का रेशो। थैंक यू वेरी मच।